तो ये हमारा A2 का टॉपिक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा चैप्टर है और ये मई जून 2011 का क्वेश्चन है, मई जून 1142 का कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आप देखिए 2010 का डाटा जो है वो नेक्स्ट वाला कॉलम है, यानी 10 का डाटा लेफ्ट साइड पे है जबकि 11 का डाटा जो है वो राइट साइड पे है। सॉरी, राइट साइड पे 10 का डाटा है और लेफ्ट साइड पे 11 का डाटा। तो आपने ध्यान से सवाल सॉल्व करना है ये देखते हुए कि बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सी है। जारी बात है 10 वाली ओपनिंग है और जो 11 वाली है वो क्लोजिंग है। तो इसको ध्यान से आपने अपने जहन में समझ के बात सॉल्व करनी है। तो पेटेंट्स दिए हुए आपको, अगेन लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी पेटेंट्स से आपको याद होगा, पेटेंट्स 150 से 125 हो गए, इसका मतलब है कम हो गए। तो वी डिडंट परचेज एनी पेटेंट्स, वी हैव सोल्ड पेटेंट्स फॉर 25। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ पेटेंट्स हमारी आई, हमने बेचे हैं पेटेंट्स, कम हो गए हैं ना, पेटेंट्स हमारे डिक्रीज कर गए हैं। तो क्या हम पेटेंट्स बेच सकते हैं? नहीं। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? दैट इज डेप्रिसिएशन। जो इनटेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन होती है बेटा उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हैं। 25 से आपके पेटेंट्स डेप्रिशिएट कर गए हैं क्योंकि नॉन करंट एसेट्स जो है वो आपके, हम क्या सपोज करेंगे कि वो वैल्यू उनकी डिक्रीज कर गई है। हाँ, सेल के बारे में अगर बताया होता तो उसने नीचे क्वेश्चन में बताया होता है, क्वेश्चन के अंदर डिटेल बताई होती है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट दिए हुए, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट है आपका, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है पॉजिटिव है, ट्रेड पेबल दिए हुए, टैक्सेशन और इंटरेस्ट की ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दी हुई। इसका मतलब इंटरेस्ट अकाउंट भी बनेगा और टैक्स अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज में डिवेंचर पहले नहीं थे, अब हमने इशू किए 300 के, तो इशूएंस ऑफ डिवेंचर की वजह से कैश इनफ्लो होगा आपका। ऑर्डिनरी शेयर 1000 से 2000 हो गए और प्रीमियम जो है वो आपका डिक्रीज करके है कितने से 750 से, और रिवॉल्यूशन रिजर्व भी डिक्रीज करके 250 से। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये क्या हुआ है? कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि ये क्या हुआ है? शेयर्स 1000 से 2000 हो गए हैं, यानी 1000 शेयर्स हैव बीन इंक्रीज्ड, बट शेयर प्रीमियम हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 750 एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 250। एनी स्टूडेंट हु, बोनस इशू हुआ है जी बोनस इशू हुआ है। हाँ, बोनस शेयर इशू किए हमने, वेरी गुड। और बोनस शेयर्स का बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आता, because if I'm going to pass the entry, I'll show the entry to all of you so that you may have an idea about this कि बोनस जब हम इशू करते हैं तो शेयर प्रीमियम डेबिट होता है और क्या डेबिट हो रहा है? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से पैसे निकल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और शेयर कैपिटल जो है वो हमारा राइट हो रहा है। तो बेसिकली शेयर प्रीमियम जो है वो आपका डेबिट हो रहा है 750 से, रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट हो रहा है 250 से, और शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है 1000 से, लेकिन इसका कैश पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। So generally it has nothing to do with the question because we are preparing cash flow statement. You need to, so it means that you need to be very vigilant in understanding that what is happening in the question. तो ये ध्यान से आपने सॉल्व करना है, इसमें कोई नए शेयर इशू नहीं किए जा रहे इस सवाल के अंदर, तो आपने इसको क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। आगे कहते हैं जी इनकम स्टेटमेंट हमें दी हुई है और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड शोड इंटरेस्ट पेबल ऑफ 32 एंड टैक्सेशन ऑफ 28, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 232 का और टैक्सेशन दी हुई 28 की। ठीक है जी, तो वो हम देख लेंगे। डिविडेंड पेड दिए हुए 30 के। अ बोनस इशू वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर व्हिच डबल द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर आल्सो टुक प्लेस। उसने बता भी दिया है लेकिन ये बताना जरूरी नहीं था। ये सेकंड पॉइंट अगर वो ना भी दिया होता तब भी वी हैव टू careful, we have to be very careful that we should be able to know this point on our own rather than given in the question, क्योंकि हमें पता है कि शेयर इंक्रीज हुए हैं 1000 से, जबकि शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व में कमी हुई है उतनी ही अमाउंट की, और डिबेंचर भी इशू हुए हैं, पहले 0 थे और 300 के डिबेंचर मजीद इशू हुए हैं। आगे चलते हैं। ये हमें इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताया हुआ है। लैंड एट वैल्यूएशन दी हुई है 1600 की, बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है, डेप्रिसिएशन दी हुई है, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दी हुई है। During the year, plant which had cost 92 was sold for 20. Depreciation of 75 had been provided for on the plant. There were no acquisition or disposal of patents during the year. वो भी बता दिया उसने कि आपने पेटेंट्स कोई खरीदे नहीं है, ना ही बेचे हैं। इसका मतलब है पेटेंट्स के ऊपर क्या हो रही है? जी बिल्कुल, पेटेंट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हो रही है, या उसे अमोर्टाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। तो सर इस क्वेश्चन में ऐसा तो हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे बताएं कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा। क्या हम डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में
कॉस्ट मेथड यूज करेंगे या नेट बुक वैल्यू मेथड यूज करेंगे? जी, एनीवन? कॉस्ट करेंगे सर। कॉस्ट मेथड यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट which needs to be added into cash flow statement. आप प्रॉफिट फॉर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नेट बुक वैल्यू दी हो सिर्फ और कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अलग से ना बताई हो तो हम नेट बुक वैल्यू मेथड यूज करके डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट और डेप्रिसिएशन बताई हो तो याद रखिएगा, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं मैं, तो याद रखिएगा कि हमेशा हमेशा आपका कॉस्ट मेथड ही अप्लाई किया जाएगा। ठीक है जी। और कॉस्ट मेथड और नेट बुक वैल्यू मेथड में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। कॉस्ट मेथड में बेटा 3 अकाउंट्स बनते हैं, एक एसेट अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट भी उसमें बनाया जाता है। जबकि नेट बुक वैल्यू मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। तो सर क्या इस क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट है? फिलहाल तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे नया पॉइंट आपका आएगा, कैलकुलेट फॉर द ईयर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स, द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, explain the difference between a right share and a bonus share, or identify the reserve directors selected to make the bonus issue share premium या revaluation reserve है, explain the reason for their selection क्योंकि वो capital reserves होते हैं, they are lying idle, from there bonus shares must be issued in the first instance and then revenue reserves should be used for the issue of bonus shares. तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? बेटा ये सवाल शुरू कैसे होगा, सवाल स्टार्ट कैसे होगा? हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ। देख लें पूरे क्वेश्चन को, अगर आप गौर से देखें तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ। तो ये तो बड़ा मसला आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बगैर तो हम सवाल सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इसके अंदर हमारा रिवर्सल मेथड यूज होगा कि आप कैसे रिवर्स जाके थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स आप रिवर्सल मेथड के थ्रू और प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है और उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है फाइंड करते हैं, जिसका जो बेसिक थीम है वो मैंने आपको स्टार्ट में यानी कि मैंने बताया हुआ है, अपने नोट्स के अंदर मौजूद है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ ताकि आप वो फॉर्मेट लिख भी लें, या आपके पास अगर बुक मौजूद है फिर तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पहले से ही अवेलेबल होगा। ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी, ये तो इंटरेस्ट का अकाउंट वैसे मैंने बनाया हुआ है ना, मेरे ख्याल इसमें मैंने शो नहीं किया जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। तो ठीक है, उसको हम बना लेते हैं। 402 पेज है हमारा, साथ ही हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं और अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं कि कैसे हमने जो है वो रिवर्स जाकर, और अगले साल में भी ऐसा ही है, यानी जो क्वेश्चन मैंने घर में दिया उसमें भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करें सवाल को तो क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें यही निकालना है ना, हमने इसमें से हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं इंटरेस्ट जी, इसमें से लेस कर देते हैं हम, टैक्स माइनस हो जाता है आपका, आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर में से हम क्या माइनस कर देते हैं, डिविडेंड माइनस कर देते हैं हम, सारी बात है। फॉर द ईयर में से डिविडेंड आपका माइनस हो जाता है, आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास आंसर जो आता है वो कहलाता है आपका करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का जो कॉलम है ना, उसी को हम आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स में हम क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स एट द स्टार्ट जो है वो ऐड कर देते हैं, आपके पास क्या आ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड आपके पास निकल आएंगी। यहां से हम अपने क्वेश्चन को रिवर्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा सारे का सारे। हाँ, ये फॉर्मेट आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अंडरस्टैंड करके भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग्स एट द एंड आपके पास आ जाएंगी। बेटा ये जो हिस्सा मैंने बनाया है, ये जो हिस्सा मैंने बनाया है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेके नेट प्रॉफिट तक का है ये हिस्सा। उससे आगे जो मैंने हिस्सा बनाया है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का जो हम स्टेप बनाते थे उसका पार्ट है,
यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो स्टेप बनाते थे उसका हिस्सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको लॉजिकली, तो रिटेन्ड अर्निंग्स एट द स्टार्ट और रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, वो हम निकाल लेते हैं। और देखते हैं हम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। रिटेन्ड अर्निंग्स एट द एंड हमें दिया हुआ है, देखते हैं कि देखें 1170 रिटेन अर्निंग्स एट द एंड है और रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट है 1125। देखें 1170 आपके पास रिटेन अर्निंग्स एट द एंड है और रिटेन पीछे से स्विच ऑन करो, रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट जो है वो 1125 है। आपने करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग में ये ऐड की थी तो आपके पास रिटेन अर्निंग्स एट द एंड निकली थी। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप रिवर्स जाएंगे तो 1170 में से अगर आप माइनस कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग्स एट द स्टार्ट तो आपके पास ऑटोमेटिकली करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगा। इन 1170 minus 1125 you will get the retained earnings, current year retained earnings, and that will become 45। ये आपके पास आ जाएंगी कितने की, करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स 45 के आपके पास निकल आएंगे। अब ये 45 कैसे आया था, आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर में से डिविडेंड की अमाउंट माइनस की थी तो आपके पास ये 45 आया था। तो डिविडेंड कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, सवाल में जाके आपको देखना पड़ेगा। डिविडेंड आपको दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें इस जगह पे है, ये डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 30 है आपका, डिविडेंड पेड आपका आ जाएगा 30 का, 30,000 नहीं लूंगा, 00 कैंसिल करके ले रहा हूँ ना मैं। ये आपका डिविडेंड कितना आ जाएगा जो आपने माइनस किया है, माइनस होता है ना डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ से लेस होता है, मैं लिख देता हूँ। अब 45 में 30 आप ऐड कर देंगे रिवर्स जाते हुए तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 75। इसमें से टैक्स और इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस हुआ तो प्रॉफिट निकला है ना इतना। देखते हैं इंटरेस्ट और टैक्स कितना दिया हुआ है, देखिए इंटरेस्ट पेबल 32 का है और टैक्सेशन 28 का दिया हुआ है, जो एक्सपेंस फिगर है। इंटरेस्ट जो एक्सपेंस फिगर है वो 32 का है, टैक्स फिगर आपको दी हुई है कितने की, 28 की। ये आपने माइनस किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकला था। अब 75 में आप ये दोनों ऐड कर देंगे प्लस 28 प्लस 32 तो आपके पास प्रॉफिट फिगर जो है वो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर निकल आएगी जो कि आ जाती है आपके पास कितनी, 135। तो बेटा ये वो तरीका है जो कि करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल पहले शुरू में आया करते थे, 11 का पेपर है मैंने आपको बताया, यानी 11 के पेपर में सवाल आया करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और यू में से कि उसने बिल्कुल इस तरह का सवाल दे दिया है। इसके बाद वाला सवाल ये आपका है मई जून 2032, तो मई जून 2032 में उसने दोबारा ये क्वेश्चन दे दिया है जिसमें आपने टैक्स चार्ज दिया हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज भी दिया हुआ है, ये रहा, इसको वापस ऐड बैक करके, इंटरम डिविडेंड भी दिया हुआ है, उनको वापस ऐड बैक करके आपको रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। ये हमें उसने बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न मैंने आपको भी बताया। इसका मतलब है कि 2011 के बाद उसने दोबारा ये पॉइंट बीच में डाला है, तो हमें इसको टेकअप करना पड़ेगा, इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हुआ है, मैं मानता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन ये एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। सर हमें हाउ वी विल बी एबल टू नो कि हमने ये स्टेप जो है इस क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा। बेटा ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ देन और रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई आपको, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो रिवर्स टू फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग्स एट द एंड में से रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट ऐड हुई थी वो माइनस कर देंगे तो करंट ईयर रिटेन अर्निंग आ जाएगा 45, उसमें डिविडेंड ऐड बैक कर देंगे क्योंकि माइनस हुआ था तो प्रॉफिट आ जाएगा 75। प्रॉफिट कैसे आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है ना, वो ऐड बैक कर देंगे आप, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सवाल का आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर आप इसको मजीद समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जारी बात है आपको ये नेगेटिव फिगर्स है ना सर में, तो आपको ये होना चाहिए, हम ये नेगेटिव फिगर के तौर पर जो है वो ले रहे। क्या इसको
ये भी नेगेटिव फिगर है आपकी, और ये 30 है, ये भी आपकी नेगेटिव फिगर है। देख ले इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, कि ये आपको फॉर्मेट भी याद करना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, एंड देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाई सर? बिकॉज वी डोंट हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद अस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो वो निकालने के लिए आपको सवाल में ये चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सवाल एज इट इज वैसे ही होगा जैसा मैंने कल करवाया था, या जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इसको। क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बगैर तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो हमारा स्टेप होता है, उसी से तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, इसमें हम ऐड कर देंगे जी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और इसमें आपका आ जाएगा जी, ऐड कर देंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, और देखते हैं अब हम सवाल को मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या क्या दिया है हमें बिल्डिंग के हवाले से। देखिए बिल्डिंग की कॉस्ट दी हुई है 1200 और ओपनिंग कितनी दी हुई है 1200। बना लेते हैं इनके अकाउंट, और मैं देखता हूँ कि इनके अकाउंट हम कैसे डेवलप करते हैं। बड़े आसान तरीके से हम इनके अकाउंट डेवलप कर सकते हैं। ये बिल्डिंग का अकाउंट हम बना लेते हैं, और ये बिल्डिंग का हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं, का अकाउंट हम बना लेते हैं, और ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। जो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है उसकी बात हो रही है। बिल्डिंग ओपनिंग कितना दिया हुआ है हमें 1200 का, बेटा ऑब्वियसली ब्रॉड डाउन है जी, बिल्कुल। कैरिड डाउन कितना दिया हुआ है बिल्डिंग का हमें, वो हमें दिया हुआ है कितना 1200 ही दिया है। इसका मतलब है बिल्डिंग में ना तो हम कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, ना कोई हम बिल्डिंग सेल कर रहे हैं। आगे इसका डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं, उसका ब्रॉड डाउन आ जाएगा आपका 144 बिल्डिंग का, कैरी डाउन आ जाएगा आपका कितना 168। इसका जो डिफरेंस है दैट इज योर इनकम स्टेटमेंट फिगर। सर डिस्पोजल नहीं आएगा इसमें, बेटा डिस्पोजल कोई हो ही नहीं रहा, डिस्पोजल हो रहा होता तो मैं डेफिनेटली लिखता 168 माइनस 144, डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी योर डेप्रिसिएशन। तो 24 आपने डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली, किस पर, बिल्डिंग पर, तो क्या हो जाएगी, ऐड बैक हो जाएगी, यहाँ पर ऐड कर देंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से। अब बात कर लेते हैं किसकी, जी बिल्कुल इक्विपमेंट की बात हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए भी हम अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, सारी बात है, अकाउंट आपको डेवलप करने पड़ेंगे। सर ये अकाउंट तो बनाना बड़ा मुश्किल है, बेटा ये अकाउंट आप बनाते रहे हैं, पूरे डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपने ये अकाउंट बनाना सीखे हैं, तो इनसे डरने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इनको अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले इक्विपमेंट का अकाउंट आता है, फिर इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है उसका अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और फिर डिस्पोजल भी। क्यों सर? क्योंकि इक्विपमेंट में डिस्पोजल भी हो रहा है बेटा, इसलिए। इक्विपमेंट को देखते हैं अब हम, डेटा दिया है, इक्विपमेंट ओपनिंग कितना है 729 का, ये आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा 729। इक्विपमेंट का कैरी डाउन दिया हुआ है जी 1125 का, वो लिख लिया। इधर आपकी क्या जाती है जी, इनकम स्टेटमेंट फिगर। ओहो मैंने गलती से वो बना दिया है इसका अकाउंट को, ठहरें एक मिनट। इक्विपमेंट अकाउंट ना, तो ब्रॉड डाउन तो इसका डेबिट साइड पे आना है ना बेटा, एसेट अकाउंट है ना, इधर आएगा आपका, बड़ा लिख लिया मैंने 729, इधर आपका आ जाएगा कैरी डाउन। इक्विपमेंट पड़ा हुआ है आपके पास, वो है 1125। इधर आपका आ जाएगा परचेज, जो आपने नया खरीदा है, आप बैंक के नाम से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इधर आपका आ जाएगा डिस्पोजल, जो आपने बेच दी है। डिस्पोजल जो उसकी कॉस्ट कितनी बेटा, जी बिल्कुल 92। सर ये कहाँ लिखी है बेटा, ये लिखी है ड्यूरिंग द ईयर प्लांट which at cost 92 have been sold for 20, डेप्रिसिएशन भी दी हुई उसकी। अब हम बैंक फिगर निकाल सकते हैं 1125, यानी कितना आपने नया परचेज किया प्लस 92 प्लस
सॉरी प्लस कह रहा हूँ, -729। तो आपने 488 का जो है वो नया प्लांट परचेज किया है। और ये हमें कहाँ यूज करेंगे हम जी? बिल्कुल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको ये 488 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने नया प्लांट परचेज किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालते हैं जी। ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा 212 का, इधर आपका कैरी डाउन आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन का जो कि 327 है। इधर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी बेटा, तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी, कितनी है 75। सर कहाँ दी हुई है? ये दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट व्हिच हैज कॉस्ट 92 सोल्ड फॉर 20, डेप्रिसिएशन उस पे 75 है। तो बाकी डिफरेंस जो आप लेंगे दैट इज योर इनकम स्टेटमेंट फिगर, दैट इज द चार्ज फॉर द ईयर, कि आपकी प्लांट पर कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है। 327 प्लस 75 माइनस 212, आपके पास आंसर आ जाएगा 190 इज द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो कि आप वहां जाकर क्या कर लेंगे, ऑब्वियसली आप वहां जाके इसको ऐड करना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट के नाम से। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट भी, इक्विपमेंट कर ले, एक ही बात है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना सर में, कितना जी 190 आपका इधर ऐड हो जाएगा। आगे देखते हैं, डिस्पोजल भी तो बनाना है आपने। डिस्पोजल तो बहुत ही खैर आसान है, मैं उसमें ज्यादा हेड उसके नहीं बना रहा, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्टली सॉल्व करने से मेरी मुराद ये है कि मैं उसकी कॉस्ट यहाँ डेबिट साइड पे आपकी आ जाएगी। कॉस्ट कितनी है बेटा 92, डेप्रिसिएशन उसकी कितनी है 75, सेल प्रोसीड कितनी है बेटा, कितने का बेचे आपने 20 का। इसका मतलब है आपको 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3 का, जो कि इनकम स्टेटमेंट के नाम से इधर आ जाएगा। प्रॉफिट का आपको क्या करना पड़ेगा जी, बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट की फिगर जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। वो इस 20 का जो आपने बेचा है उसमें प्रॉफिट भी शामिल है ऑटोमेटिकली, वो वहां एडजस्ट करनी है आपने, प्रॉफिट में आपने एडजस्ट नहीं करनी। लिहाजा हम यहाँ से प्रॉफिट जो है वो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं लेस कर दूंगा यहाँ पर, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट या इक्विपमेंट, जो भी आप कह लें, वो माइनस हो जाएगा। और उसकी अमाउंट कितनी है जी, वो 3 है जी उसकी। ठीक होगी जी बात? देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं यहाँ तक, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है which needs to be discussed, because when there is net book value method, especially in cash flow statement, the question was usually not that difficult. Why? What is the reason behind? Because we need to prepare only a single account of with net book value for every asset. But if we talk about cost method, then sometimes you have to prepare 2 accounts, one for asset account and the other for depreciation, as I did for building. And for equipment, I have to prepare 3 accounts: equipment account, provision for depreciation account और disposal. बच्चे ने सवाल किया कि सर क्यों बना रहे हैं तीनों? बेटा इक्विपमेंट अकाउंट से मैंने बैंक फिगर निकाली है, जितना मैंने एसेट नया परचेज किया भाई मुझे चाहिए, वो कहाँ से आएगा मेरे पास, बैंक फिगर मुझे चाहिए, इसलिए मुझे 488 की बैंक फिगर फाइंड करनी पड़ी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो मैंने ऐड बैक करनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। और डिस्पोजल से मुझे प्रॉफिट मिला है ऑन सेल ऑफ प्लांट, जो मुझे लेस करना पड़ा है। ये सारी फिगर्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसको जरा जल्दी से आप लिख लें, क्योंकि मुझे फिर इसको मिटाना है। जी, हम वापस चलते हैं अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, जो हम नॉर्मली बना रहे हैं अपनी। दूसरा इसमें क्या होगा जी, इसमें हम ऐड करेंगे जी अमोर्टाइजेशन। याद करें मैंने बताया था आपको, पेटेंट्स के ऊपर जो होती है वो अमोर्टाइजेशन होती है। इसको डेप्रिसिएशन ही कहते हैं, लेकिन वर्ड अमोर्टाइजेशन का यूज करते हैं। अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज होता है इनटेंजिबल एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन होती है उसे अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। तो अमोर्टाइजेशन हो रही है पेटेंट्स के ऊपर कितने की, 25 की, वो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। सर ये 25 आपने कहाँ से निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जी, अमोर्टाइजेशन हो रही है 150 का, हमारे पास 10 पड़े हुए थे पहले पेटेंट्स, अब कितने के हो गए 125 की। तो पेटेंट्स हमने परचेज नहीं किए, पेटेंट्स हमने अमोर्टाइज हो गए, डेप्रिशिएट हो गए, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। आगे आ जाती है आपकी वो जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। इन्वेंट्री देखते हैं, 106 से 124 हो गई है बेटा, 106 से इन्वेंट्री बढ़ के 124 हो गई है। तो इन्वेंट्री ऐड हो रही है, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं आप, उससे क्या होगा, लेस हो जाएगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस इंक्रीज इन
इन्वेंट्री आपका आ जाएगा जी, और उसकी अमाउंट हमारी कितनी है जी 18 की, और ये आपका आउटफ्लो के तौर पर इस्तेमाल होगा शिट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, देखते हैं नेक्स्ट इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीबल है। ट्रेड रिसीबल 82 से 78 हो गए, ट्रेड रिसीबल डिक्रीज कर रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीबल का मतलब है पैसे आ रहे हैं आपके पास, कम हो रहे हैं ना ट्रेड रिसीबल, तो आपको पैसे दे रहे हैं, ऐड हो जाएंगे कितने से, 4 से आपके ट्रेड रिसीबल ऐड हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आपका टैक्स है, और टैक्स कह रहा हूँ सॉरी, ट्रेड पेबल्स हैं 56 से 63 हो गए, 7 से आपके ट्रेड रिसीबल इंक्रीज कर गए, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीबल भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल सॉरी ऐड हो जाएंगे 7 से, क्योंकि इंक्रीज का मतलब है कि चीजें आप खरीद रहे हैं उधार पे, खरीदेंगे तो एक्सपेंस में आपने ऐड कर दी है, तो एक्सपेंस में आपने ऐड कर दी है तो प्रॉफिट आपका कम हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट कर देंगे, लेस टैक्स कर देंगे। मैंने बताया था कि टैक्स अकाउंट अगर आप बनाते भी हैं तो जो ओपनिंग टैक्स होता है वही आप पे करते हैं, 24 का, क्लोजिंग 28 का इनकम स्टेटमेंट फिगर में चले जाएगा, ओपनिंग 24 जो है वो आप पे कर देंगे, टैक्स तो आपका 24 से नेगेटिव अमाउंट के तौर पे आप लिख देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट हम बना लेते हैं आपको समझने के लिए, वैसे टैक्स अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन टैक्स अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट सेम पैटर्न पर बनना है, इसलिए मैं इंटरेस्ट अकाउंट आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये भी मैंने बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि हम इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो किस तरीके से डेवलप जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन, जो कि एक्रूड ब्रॉड डाउन है बेटा आपका, सर कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें टैक्सेशन का भी दिया हुआ था, इंटरेस्ट का ओपनिंग 14 है, क्लोजिंग 4 है, तो ओपनिंग आपका आ जाएगा जी 14, कैरिड डाउन जो है वो आपका आ जाएगा जी 4, ठीक है जी। इधर आपकी आ जाती है जी इनकम स्टेटमेंट फिगर जो क्वेश्चन में दी हुई है, इधर आपकी आ जाती है कैश फिगर जो कि आपने निकालनी, इनकम स्टेटमेंट फिगर सर कहाँ दी हुई है, ये दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर शोड इंटरेस्ट पेबल ऑफ 32, एक्सपेंस फिगर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर है जो इनकम स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो कितनी है 32, तो 32 प्लस 14 माइनस 4 आप कर देंगे तो 42 आपके पास इंटरेस्ट पेड की अमाउंट आ जाएगी, जो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 42। सर ये इंटरेस्ट और टैक्स का अकाउंट हमेशा बनाना पड़ता है, जी बेटा तब बनाएंगे आप जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे, आपको इनके अकाउंट बनाने पड़ेंगे। देखें ये क्या निकलता है हमारा आंसर, हमारा क्या निकलता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमारा अगला हेड जो है वो ये बनता है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत गलत किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, गलती मेरी मुराद ये है कि स्पेलिंग में परचेज ऑफ प्लांट किया जी हमने, पीछे हमने निकाला था परचेज ऑफ प्लांट, जब अकाउंट नहीं बनाया था प्लांट का मैंने, उसमें परचेज ऑफ प्लांट हमने किया था, और वो कितने का हमारे पास आया था 488 का, उससे हमारा क्या होगा कैश आउटफ्लो होगा, बेटा प्लांट अकाउंट बनाया था ना हमने एसेट अकाउंट, उसमें 488 का हमने प्लांट जो है वो परचेज किया था। फिर आपके पास आ जाएंगी सेल प्रोसीड्स प्लांट सोल्ड जो आपने किया था वो कितनी है जी, वो है जी 20 की, इसका नेट इफेक्ट हम आगे लिख लेंगे। इशफाक आपने बताया नहीं, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट इफेक्ट आपने बताया नहीं मुझे। सर 163 पॉजिटिव, 163 पॉजिटिव, ये आपका आ जाएगा नेगेटिव 468, ये आपने मुझे बता दिया कि 163 पॉजिटिव है। अब आ जाता है जी आपका नेक्स्ट आ जाता है जी लास्ट, यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी उसमें आपको पता है कि कोई शेयर हमने इशू किए ही नहीं है, आर यू श्योर, नो शेयर इशू किए हैं हमने, लेकिन जो हमने शेयर इशू किए हैं बेसिकली उससे बैंक पे फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज बोनस शेयर्स या रिवॉल्यूशन रिजर्व का बैंक पर कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं आता। डिविडेंड पेड आपका आ जाएगा सबसे पहले, वो हम पहले भी शो कर चुके हैं, हमने लिखा भी हुआ है, 30 का माइनस हो जाएगा, इधर भी था ना 30 जो हम रिवर्स करके गए थे, तो वो आपका आएगा। फिर इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर है आपका, वो 300 के मैंने आपको शो किए थे कि 300 के डिबेंचर आपने इशू किए हैं, तो उससे आपका कैश इनफ्लो होगा, ओवरऑल आपका कैश इनफ्लो होगा इसमें कितना 270 से आपका कैश इनफ्लो जो है वो
शो हो जाएगा आपका इसके अंदर। आगे इसको हम एंड पे रिजल्ट निकाल लें। आपका क्या आता है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज आता है, बताएं जरा। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा सर 100 का आता है, 100 का इंक्रीज। नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 100 का। इसमें हम बेटा ऐड कर देंगे कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट। जी मैं भी पढ़ता हूँ वैसे जो आपने किया है वो कितना है जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको अभी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट हमें बेटा नेगेटिव दिया हुआ है, सॉरी नेगेटिव दिया हुआ है 42, यानी 42 आपका ओवरड्रॉन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट। 42 आपका नेगेटिव है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट। तो आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड आपके पास निकल आएगा जो कि आपका कितना आ रहा है जी 58। और डेफिनेटली हमारा आंसर भी 58 आना चाहिए, तभी आपका सवाल ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका आंसर 58 आना चाहिए पॉजिटिव के अंदर। तो हम देखते हैं 58 है वो। अगर हम देखें तो पॉजिटिव 58 ये नजर आ रहा है आपका। ओवरड्रॉ 42 था स्टार्ट में, ये 10 का है ना, और 11 में आपका 58 पॉजिटिव हो गया है। तो मैंने डेबिट साइड पर लिख दिया, मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो ये मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बना के दिखाई है, विच इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था और इसमें रिवर्स जाना जो असल बात थी, वो असल पॉइंट है कि आपने कैसे रिवर्स जाकर जो है वो फाइंड किया है अपना आंसर, जो रिवर्स निकाला है वो असल बात है। अब बोनस शेयर की मैं बात कर रहा था बेटा। बोनस शेयर इशू करने से या रिवैल्यूएशन होने से, लैंड या बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन होने से कैश फ्लो पर कोई इफेक्ट नहीं आता। देखिए बोनस शेयर की मैंने एंट्री भी बताई थी कि बोनस शेयर आपके इंक्रीज कर रहे हैं कितने, 1000 से। उसने लिखा हुआ है बोनस इशू वाज मेड विच डबल द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। 1000 से बोनस शेयर इशू हो रहे हैं आपके। पैसे कहां से जा रहे हैं, 750 हम यूज कर रहे हैं शेयर प्रीमियम, वो डिक्रीज हो गया 750 से, और बाकी हम यूज कर रहे हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो भी 250 से डिक्रीज हो गया। 750 शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो रहा है 250 से, और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1000 से। दिस इज द वे द बोनस शेयर्स आर इशूड। पढ़ते नहीं इसको, ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इस ट्रांजैक्शन पे कैश इंपैक्ट नहीं आ रहा, इसलिए कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोनस डिबेंचर इशू हो रहे हैं आपके 300 के, पहले 0 थे, 300 के डिबेंचर और इशू हो रहे हैं, मतलब आपने डिबेंचर इशू करके लोन लिया, तो दैट इज द इशुएंस ऑफ डिबेंचर। तो आपका कैश इनफ्लो होगा इशू डिबेंचर की वजह से 300 का, तो वो आपका 270 जो है वो आ जाएगा। बेसिक जो कॉस्ट है इसका, ये सवाल करवाने का जो बेसिक कॉस्ट था, नंबर 1 वो ये था कि आपको दोबारा कॉस्ट मेथड से आइटम्स फाइंड करने आ जाएं जो कि कैश फ्लो में यूज होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 रिवर्सल मेथड को पढ़ना, या आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है रिवर्स जाके रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू। क्यों सर, क्योंकि वो अगले साल में भी अब आना शुरू हो गया दोबारा से, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मई जून 2032। देखते हैं इसको, टैक्स चार्ज दिया हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ, इंटरनल डिविडेंड 0.08 पर शेयर वाज पेड। तो अब देखते हैं हम कैसे। देखिए बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स कितने की दी हुई है, 88200 की। ये आपने घर में करना है ना सवाल, 88200 की एट द एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, और 61700 की एट द स्टार्ट है। तो माइनस कर देंगे 88200 माइनस 61, जैसे मैं रिवर्स किया था वहां पे, बिल्कुल उस तरह ही 700। तो आपके पास करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगा 26,500। इसमें डिविडेंड जो है वो हम ऐड कर देंगे, डिविडेंड 0.08 है, शेयर कितने हैं 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई 0.08, तो डिविडेंड आपका आ जाएगा 24,000 का। ये हम ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, यानी 26,500 में 24,000 ऐड कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 50,500। बस जा रहे हैं ना। और उसके बाद इंटरेस्ट और जो टैक्स का पॉइंट आता है वो आप इसमें दोबारा से है वो इंटरेस्ट और टैक्स की जो अमाउंट है वो आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। मैंने थोड़ा गलत कर दिया बेटा, ये 18 का था और ये 19 का था, तो क्लोजिंग 61700 है और ओपनिंग जो है वो आपका
88,200 है। जारी बात है टाइम खत्म हो रहा है तो जल्दी में जो है वो गलती हो ही जाती है। तो इसको आप घर में आप खुद देख लीजिएगा, मैंने समझाने के लिए बताया था।